नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे वो घटनाएं जो सिर्फ खबर नहीं, इतिहास और राजनीति दोनों में अहम मोड़ ला सकती हैं। बिहार से लेकर दिल्ली, एयरपोर्ट से लेकर चुनावी रणभूमि तक, आज की खबरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव के प्रणय पत्र में क्या है और क्या ये वायदे हकीकत में बदल पाएंगे। जानेंगे दिल्ली की हवा अब भी जहरीली क्यों है और क्लाउड सीडिंग से क्या राहत मिली। साथ ही जानेंगे कि प्रवासी वोटर्स की शक्ति बिहार चुनाव को कैसे बदल सकती है और अंत में बताएंगे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ने जो साहसिक उड़ान भरी उसका क्या मतलब है हमारे देश और युवाओं के लिए। ये सब जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि हम खोलेंगे पर्दा और दिखाएंगे हर पहलू अंत तक। लेकिन इससे पहले ये नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई राइफल पर सवार ऑपरेशन सिंदूर वाले एयरवेज से भरी उड़ान। नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं, दरभंगा में बोले राहुल गांधी। मुंबई एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स मामले में फरार आरोपी दानिश चिकना गिरफ्तार। नागपुर में सड़कों पर उतरे किसान, कर्ज माफी को लेकर बंद किए हाईवे। सीज फायर के बीच इजरायली सेना ने गाजा में की स्ट्राइक, 26 फिलिस्तीनियों की मौत। पूर्व सांसद नवनीत राणा को फिर जान से मारने और गैंगरेप की धमकी, हैदराबाद से भेजा गया पत्र। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, 30 रुपए प्रति कुंटल बढ़ा गन्ने का मूल्य। इस सरकार के सारे इंजन फेल, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पर बोले अरविंद केजरीवाल। सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव जारी, 1,21,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। बढ़त के साथ बंद हुआ भारतीय बाजार, सेंसेक्स 369 चढ़ा, निफ्टी 25,000 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। 20 साल की सरकार, 20 वायदों की नाकामयाबी और अब तेजस्वी प्रणय पत्र में 25 नए वायदों की बारिश। जी हां, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और मैदान में उतरे तेजस्वी यादव लेकर आए हैं अपना नया वादा, तेजस्वी प्रणय पत्र। हर घर नौकरी, महिलाओं को 2,500 रुपया महीना, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी और बिजली 200 यूनिट तक फ्री। सुनने में सब कुछ शानदार लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वायदे वाकई पूरे होंगे या फिर हर बार की तरह सिर्फ चुनावी जुमले साबित होंगे। और क्या सच में तेजस्वी का या न्यायपूर्ण नया बिहार पुराने नारे से कुछ अलग है या बस चेहरे पर पोस्टर बदला है। आइए जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले विपक्षी महागठबंधन ने बीते दिन मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका नाम रखा गया है तेजस्वी प्रणय पत्र। और दावा किया गया है कि ये सिर्फ चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और समृद्ध बिहार के निर्माण का संकल्प है। घोषणा पत्र के कवर पर तेजस्वी यादव की तस्वीर और लाइन लिखी है, न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए संकल्प पत्र 2025। इस बार महागठबंधन ने 2020 के 10 लाख नौकरी वाले वायदे से आगे बढ़ते हुए कहा है कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर कानून और 20 महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का वायदा किया गया है। सवाल यह है कि जब बिहार में बेरोजगारी हर देश में सबसे ऊपर है, तो क्या यह वायदा हकीकत में जमीन पर उतर पाएगा। वहीं महागठबंधन ने किसानों के लिए सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी, एपीएमसी की वापसी और मखाना प्रसंस्करण उद्योग लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही फसल बीमा और किसान बीमा योजना लागू करने की बात भी कही गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये बीमा किसानों को राहत देगा या फिर पुराने वायदों की तरह कागज पर ही रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ घोषणा पत्र में कहा गया है कि हर जिले में तकनीकी संस्थान और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। 8वीं से लेकर 12वीं तक के गरीब बच्चों को टैबलेट और कॉलेज रहित प्रकरणों में नए डिग्री कॉलेज की घोषणा की गई है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म शुल्क खत्म, परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का वायदा किया गया है।
यानी कि इस बार बेरोजगारी के दर्द पर डिजिटल मलहम लगाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, महागठबंधन ने महिलाओं को 2,500 रुपया प्रतिमाह देने का वायदा किया है। साथ ही कहा गया है कि मातृ अवकाश, पीरियड लीव और मुफ्त बस यात्रा सुनिश्चित की जाएगी। राज्य की सभी जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा और 30,000 रुपए वेतन देने का ऐलान भी किया गया है। और तो और ताड़ी से प्रतिबंध हटाने और शराबबंदी कानून की समीक्षा की भी बात कही गई है इस घोषणा पत्र में। महागठबंधन ने कहा है कि आईटी पार्क, डेयरी, पर्यटन, ग्रीन एनर्जी और हेल्थ सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। राज्य में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी और 5 नए एक्सप्रेस वे बनाने की योजना है। एमएसएमई को बढ़ावा, ब्याज मुक्त ऋण और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर नियंत्रण कानून लाने की भी घोषणा की गई है। साथ ही स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए हर नागरिक के लिए 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, वृद्ध और विधवा के लिए 1,500 रुपया पेंशन, दिव्यांगों के लिए 3,000 रुपया मानसिक सहायता और हर साल 200 की वृद्धि का वायदा किया गया है। इस बार हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, यानी कि आम घरों की जेब को राहत देने की कोशिश है। वहीं महागठबंधन का घोषणा पत्र आने के बाद जेडीयू ने तीखा हमला बोला है। जेडीयू ने कहा है कि तेजस्वी की अब पार्टी और परिवार दोनों में मैं हूं की स्थिति में है। लालू यादव के नाम पर राजनीति करने वाले तेजस्वी के पोस्टरों में अब लालू की तस्वीर को ढूंढना पड़ता है, यानी कि हमला घोषणा पत्र पर कम और तेजस्वी के एकल नेतृत्व पर ज्यादा रहा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस्वी प्रणय पत्र में वायदे बहुत हैं, लेकिन दिशा वही पुरानी। रोजगार से लेकर महिला सम्मान तक हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। नाम बदला, नारा बदला, पैकेज चमकाया गया, लेकिन सवाल वही कि क्या बिहार का युवा अब वही वायदों पर भरोसा करेगा या इस बार हिसाब मांगेगा। बिहार के वोटर ने भी ठान लिया है कि अब वायदों पर नहीं, काम पर वोट मिलेगा। 2025 का रण शुरू है। अब देखना यह है कि तेजस्वी का प्रणय पत्र सत्ता की चाबी बनता है या बस एक और चुनावी कसम साबित होता है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली फिर धुंध में घिरी है, हवा फिर जहर उगल रही है और प्रदूषण से राहत पाने के लिए की गई क्लाउड सीडिंग की कोशिश फिर फेल हो गई। सरकार ने आसमान से उम्मीद लगाई थी कि कृत्रिम बारिश जहरीली हवा को धो देगी, लेकिन आसमान खामोश रहा और अब जमीन पर सियासी बारिश शुरू हो गई। सबसे बड़ा हमला खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से बोला गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस सरकार के सारे इंजन फेल हैं। आपको बता दें, 28 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर की मदद से क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया। कानपुर ने उड़ान भरने वाले विमान ने दिल्ली के आसमान में फ्लोअर छोड़े और बादलों पर सिल्वर आयोसाइड का छिड़काव किया। उम्मीद थी कि बारिश होगी, हवा साफ होगी, लेकिन नतीजा रहा नोएडा बॉर्डर तक हल्की बूंदाबांदी और दिल्ली में सूखा आसमान। दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर 3.21 करोड़ रुपए का बजट रखा था, यानी कि हर ट्रायल पर करीब 64 लाख रुपए का खर्च। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि कुछ बूंदों के लिए 70 लाख का बिल, क्या ये बारिश थी या प्रयोग का खेल? अब आप ये भी जान लीजिए कि ये क्लाउड सीडिंग की तकनीकी आखिर है क्या। तो आपको बता दें, इस तकनीकी में विमान से सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड जैसे रसायन बादलों में छोड़े जाते हैं, जिससे बादलों में मौजूद जल वाष्प आसमान में मिलकर बूंद में बदल जाता है, जो फिर बारिश के रूप में गिरता है। लेकिन यह प्रक्रिया तभी काम करती है जब आसमान में पहले से बादल और पर्याप्त नमी मौजूद हो। वहीं क्लाउड सीडिंग की विफलता पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सीधे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, इस सरकार के सारे इंजन ही फेल हैं। ये सरकार की पूरी तरह से फेल है। केजरीवाल के इस बयान से साफ है कि राजधानी की हवा के साथ साथ राजनीति का तापमान भी बढ़ चुका है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उस दिन वायुमंडल स्थिर था और नमी बहुत कम, यानी कि बारिश के लिए हालात अनुकूल नहीं थे। इसी वजह से सीडिंग के बाद भी आसमान से सिर्फ उम्मीद बरसी, पानी नहीं। आपको बता दें, वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया भर में
क्लाउड सीडिंग से सिर्फ 5 से 15% ज़्यादा बारिश होती है। अमेरिका और चीन में इसका प्रयोग सूखे से राहत के लिए किया जाता है, ना कि प्रदूषण को कम करने के लिए। वहीं क्लाउड सीडिंग के बावजूद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार बना हुआ है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। पराली जलाने, वाहनों और निर्माण की धूल से दिल्ली फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। जाहिर है क्लाउड सीडिंग की कोशिश नाकामयाब रही, करोड़ों रुपए बह गए, लेकिन दिल्ली की हवा वही जहरीली रही, वही धुंध, वही दम घोटू माहौल। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या आसमान से बारिश को बुलाना आसान है या जमीन पर जिम्मेदारी निभाना? क्योंकि इंजन चाहे सरकार का हो या बादलों की, अगर नीति की मशीनरी नहीं चलेगी तो हवा साफ नहीं रहेगी, फिर चाहे कितनी कृत्रिम बारिश क्यों ना करा ली जाए। अब जरूरत है जमीन पर ठोस कदम उठाने की, क्योंकि बादलों से उम्मीद नहीं, नीति से समाधान बरसेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगली खबर की तरफ। छठ का सूरज डूबेगा, वोटों का महासंग्राम शुरू होगा। बिहार लौटे प्रवासी अब किसके साथ जाएंगे, नीतीश, मोदी या तेजस्वी? कौन उन्हें घर तक बुला रहा है, कौन उनके दिल में घर बना रहा है? जी हां, छठ के बाद बिहार लौटे लाखों प्रवासी वोटरों के हाथ में चुनाव का असली असर है। पिछले चुनाव में प्रवासी वोटर ने एनडीए को बड़ा फायदा पहुंचाया था। इस बार क्या वही कहानी दोहराई जाएगी या महागठबंधन अपनी तैयारियों से पलटवार करेगा? कौन जीतेगा प्रवासियों का दिल और वोट? आइए जानते हैं। बिहार के चुनाव में इस बार प्रवासी बिहारी वोटर फिर पुरानी लेकिन निर्णायक चेहरा उभर कर सामने आया है। ये वही लोग हैं जो दिल्ली, गुजरात, मुंबई, पंजाब, हरियाणा में पसीना बहाते हैं, पर वोट देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपने गांव लौटते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बिहार में कितने प्रवासी वोटर हैं। बिहार आर्थिक सर्वे 2024 के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा बिहारी रोजगार के लिए देश भर में फैले हैं। इसमें करीब 50 लाख पंजीकृत मतदाता जो निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा 12%, गुजरात में 8%, महाराष्ट्र में 7%, हरियाणा में 5% और पंजाब में 4% बिहारी कामगार रहते हैं। इन आंकड़ों का मतलब साफ है कि ज्यादा प्रवासी बिहारी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में रहते हैं और यही कारण है कि एनडीए पहले से ही इस गेम की स्क्रिप्ट लिख चुकी है। आपको बता दें, छठ पूजा के दौरान आईआरसीटीसी ने 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाईं, जहां 1 करोड़ से अधिक यात्रियों की बुकिंग हुई। पिछले आंकड़े बताते हैं कि हर बार करीब 25 से 30 लाख प्रवासी वोटर घर लौटकर वोट डालने जाते थे, लेकिन इस बार मुश्किल है कि छठ के बाद पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, यानी कि मतलब 9 से 10 दिन का गैप है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या कोई कामगार इतना लंबा टाइम सिर्फ वोट डालने के लिए रुकेगा, या दिहाड़ी मजदूर, चाय वाला, सब्जी वाला अपना रोज का नुकसान करेगा? चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 30 लाख प्रवासी फिर भी रुकते हैं। इतिहास गवाह है, 2005 में प्रवासी वोटर बढ़े, एनडीए की जीत। 2010 में प्रवासी रुके, नीतीश दोबारा सत्ता में आए। 2020 में छठ के साथ वोटिंग एनडीए को 125 सीटें मिली। ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे मिशन प्रवासी बिहारी बना दिया है। जुलाई से ही 70 शहर, दिल्ली, मुंबई, सूरत, बड़ौदा, गुरुग्राम प्रवासी वोटरों से मुलाकात, चाय पर चर्चा, मिट्टी की खुशबू अभियान सब चल रहा है। 54 सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि हर राज्य से वोटर घर पहुंचें। फ्री ट्रेन, बस और पेड छुट्टी दिलवाने तक का प्लान है। सोशल मीडिया पर 2 करोड़ प्रवासियों तक पहुंचने के लिए बिहार फर्स्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। छठ के 2 दिन बाद अमित शाह खुद प्रवासियों के डोर टू डोर मिशन की शुरुआत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू का ईवीसी और महिला वोटर्स पर फोकस है। नीतीश कुमार ने प्रवासी महिलाओं और ईवीसी सबको टारगेट किया है। 125 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को स्वरोजगार और लव कुश समीकरण से ओबीसी प्रवासियों को साधने की कोशिश की गई है। तो वहीं तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर नौकरी होती तो प्रवासी बनना ही नहीं पड़ता। उनका नारा है हर घर एक नौकरी। इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा के जरिए आरजेडी समझा रही है कि प्रवासी वोटर रुकें, वोट डालें और बदलाव लाएं। तो वहीं इस रेस में
जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। प्रशांत किशोर 1 साल में पलायन खत्म करने का वादा कर रहे हैं और नए वोटरों को पढ़े और लिखे प्रवासियों को टारगेट कर रहे हैं। उनकी टीम जन संवाद यात्रा के जरिए हर राज्य में प्रवासी संपर्क अभियान चला रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार का वोटर चाहे 10 साल से बाहर हो या 20 साल से, वोट डालते वक्त जाति ही प्राथमिकता रहती है। दिल्ली, सूरत, मुंबई में यादव महासभा, कुशवा समाज, कुर्मी संघ जैसे जातीय संस्थाएं साफ तौर पर वोटिंग डायरेक्शन देती रहती हैं और जाति के बाद आता है संसाधन का खेल और इस मैदान में एनडीए सबसे आगे है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन का चुनावी बजट महागठबंधन से 3-4 गुना बड़ा है। केंद्र की योजनाएं पीएम आवास, उज्ज्वला, सड़क, गैस, बिजली और मोदी ब्रांड की अपील प्रवासियों तक सीधे पहुंचाई जा रही है। तो तस्वीर साफ है कि बिहार की राजनीति फिर लौट आई है उसी ट्रैक पर जहां ट्रेन सिर्फ पटना की ओर नहीं बल्कि सत्ता की ओर दौड़ रही है। छठ के बाद लौटे प्रवासियों के हाथ में इस बार फिर राजनीति की कमान है। ऐसे में कौन विकास की रेल या भावनाओं की नाव जिताएगा, ये जवाब तो 14 नवंबर की शाम को ही मिलेगा। तब तक बिहार में सिर्फ सूरज नहीं, सत्ता का ही सूरज उगेगा या डूबेगा। खैर, जाते जाते आपको एक और खास मुद्दे से रूबरू कराते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इतिहास रच दिया। उन्होंने भारतीय वायुसेना के राफेल जेट में उड़ान भरी। ये वही राफेल है जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था। हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये साहसिक उड़ान ली गई। आपको बता दें, राष्ट्रपति मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरते हुए देश के आकाश को छू लिया। उनके साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी थी। एयर चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय जीत था और वायुसेना की सटीक मारक क्षमता की कमाल भी था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया था, जहां राइफल जेट ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, जो भारत की संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश है। वहीं आज राष्ट्रपति की ये उड़ान देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने का संदेश देती है। स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा मिलता है क्योंकि राइफल विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। युवाओं को, खासकर लड़कियों के लिए ये हिम्मत और सपने देखने की प्रेरणा है। भारत की वायुसेना तेजी से मजबूत हो रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सिर्फ इतिहास ही नहीं बनाया बल्कि ये दिखा दिया कि भारत की महिलाएं किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटती। आसमान में उड़ान भरते हुए उन्होंने देश को भी ताकत और युवाओं को भी प्रेरणा दी। तो आज की खबरें यही कहती हैं कि बिहार में राजनीति तेज है, वोटर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली की हवा चाहे जहरीली हो, लेकिन जवाबदेही और ठोस कदम की जरूरत पहले से ज्यादा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो साहसिक उड़ान भरी है उससे साबित कर दिया है कि महिलाओं और युवाओं के लिए कोई भी सीमा बांध नहीं सकती। देश में बदलाव सिर्फ वायदों या तकनीकी से नहीं बल्कि हिम्मत और मेहनत, जवाबदेही से आता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।